हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा में एल आर परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा का एल आर परिपथ क्या होता है उसकी आज हम चर्चा करेंगे, उसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसका प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। इन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे कि एल आर परिपथ होता क्या है। ठीक है, एल आर परिपथ, एल आर परिपथ, इसका फुल फॉर्म है प्रेरक प्रतिरोध परिपथ। प्रेरक प्रतिरोध परिपथ। ठीक है, एलआर परिपथ को हम प्रेरक प्रतिरोध परिपथ भी कहते हैं। ये होता क्या है? जब किसी परिपथ में केवल प्रेरक और प्रतिरोध जुड़ा हो, कोई भी परिपथ है, अगर उस परिपथ में केवल दो चीजें जुड़े हों, प्रेरक और प्रतिरोध, तो उस परिपथ को हम बोलते हैं एल आर परिपथ या प्रेरक प्रतिरोध परिपथ। जो एल है उसको हम प्रेरक कहते हैं, जो आर है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में केवल प्रेरक और प्रतिरोध जुड़ा हो, ठीक है, तो उस परिपथ को एल आर परिपथ कहते हैं। उस परिपथ को हम क्या कहते हैं? एल आर परिपथ कहते हैं। इस परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर कितना होगा उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। इस परिपथ का प्रतिबाधा क्या होगा उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि एल आर परिपथ है क्या। जिसमें केवल प्रेरक और प्रतिरोध जुड़ा हो, उस परिपथ को हम एल आर परिपथ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर हम डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए एक परिपथ है और इस परिपथ में दो उपकरण लगे हुए हैं और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसको जोड़ दे रहे हैं। प्रेरक का मतलब कुंडली का एक छोटा सा भाग, अब प्रतिरोध का मतलब होता है एक अवरोधक। ठीक है, तो ये एक कुंडली का छोटा सा भाग है जिसे हम प्रेरक कहते हैं और इसका मान है L, और ये प्रतिरोध है, इसका मान है R। और इसको जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ा है, उस स्रोत का जो वोल्टेज है वो है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, या इसी को हम लिखते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत इस सर्किट में क्या करेगा? करंट को फ्लो करेगा ऐसे। तो जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा समान होती है। ठीक है, धारा इस रास्ते से जाएगी तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी होगी। तो ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत इसमें धारा को प्रवाहित करेगा। ठीक है, अब इस चीज को जब हम हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि प्रेरक और प्रतिरोध परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना है, अगर ये हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मानेंगे कि माना एक प्रेरक L
और प्रतिरोध R को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका वोल्टेज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, माना एक प्रेरक L और प्रतिरोध R को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। ठीक है, जिसका वोल्टेज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसका वोल्टेज क्या है? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए प्रेरक में जब धारा बहेगी तो प्रेरक का भी वोल्टेज होगा, प्रतिरोध में धारा बहेगी तो प्रतिरोध का भी वोल्टेज होगा। जो प्रेरक का वोल्टेज होता है, ध्यान रखिएगा, जब हम एल परिपथ पढ़ाए थे तो एल परिपथ में, आप पीछे वीडियो जाएंगे तो आपको मिलेगा एल परिपथ। एल परिपथ में जब आप देखेंगे तो एल परिपथ में जो एल का वोल्टेज होता है वो धारा से आगे होता है और धारा पीछे होती है। धारा 90 डिग्री पीछे चलती है, ठीक है, और उसका वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है। तो इसके लिए अगर हम देखें, डायग्राम यहां बनाएं, अगर हम मान लें कि धारा की दिशा ये है, एल परिपथ में धारा की दिशा ये है, तो वोल्टेज की दिशा इससे 90 डिग्री क्या होगी? ऊपर होगी, तभी तो इनके बीच 90 डिग्री बनेगा। तो ये हो गया इस प्रेरक का वोल्टेज EL, क्या हो जाएगा? EL, ये प्रेरक का वोल्टेज हो गया जो धारा से 90 डिग्री आगे है, यानी धारा 90 डिग्री पीछे है। प्रतिरोध में अगर आप देखेंगे तो प्रतिरोध R परिपथ, सबसे पहले हम R परिपथ ही पढ़े हैं, तो R परिपथ में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे R परिपथ में धारा और वोल्टेज क्या है? समान कला में है। जैसे ये धारा इस दिशा में है तो R परिपथ का वोल्टेज भी इसी दिशा में होगा, इसका वोल्टेज भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि R परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, अगर इस डायग्राम को हम यहां पर बनाएं, इसी चीज को, धारा को धारा की दिशा में, वोल्टेज को वोल्टेज की दिशा में, तो हमारा डायग्राम देखिएगा, देखिए ध्यान से, धारा एल वाले में भी धारा की दिशा वही है जो आर वाले में है, यानी ये हो गया धारा। ठीक, और धारा के दिशा में आर परिपथ के लिए वोल्टेज भी उसी दिशा में है, इसका मतलब ई आर भी इसी दिशा में होगा। लेकिन एल में क्या है? धारा के दिशा से ई एल क्या है? 90 डिग्री आगे है, तो आई की दिशा ये है और इससे 90 डिग्री पे ई एल की दिशा होनी चाहिए, यानी ई एल ये है, ये हो गया इनके बीच का 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए एल आर परिपथ में क्या है? अगर वोल्टेज 90 डिग्री आगे है तो हम ये कह सकते हैं कि धारा 90 डिग्री क्या होगी? पीछे होगी। ध्यान से समझिएगा, अगर वोल्टेज की दिशा ये है और धारा की दिशा ये है, ठीक, ई आर की भी दिशा यही है। जैसा कि आर परिपथ में आप पीछे देखेंगे कि आर परिपथ में वोल्टेज और धारा समान दिशा में होते हैं,
तो इसको हम धारा की भी दिशा कहते हैं और इसी को हम प्रतिरोध के वोल्टेज की भी दिशा कहते हैं। लेकिन जो प्रेरक है उसका वोल्टेज की जो दिशा है वो इसके दिशा से 90 डिग्री आगे चलता है, यानी प्रेरक के वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पीछे चलती है। दोनों बात हम कर सकते हैं, या हम कहें कि धारा प्रेरक के वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, या हम कहें कि प्रेरक का वोल्टेज धारा की दिशा से 90 डिग्री आगे चलता है। ठीक है। अब देखिए वोल्टेज की जो दिशा है, अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर इतना है तो धारा की दिशा इससे 90 डिग्री क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। यानी एल आर परिपथ में धारा जो होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री कैसा होगा, पीछे चलेगा। क्लियर है ना, 90 डिग्री क्या होगा, पीछे होगा, ये फिक्स रहिएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच परिणामी अगर हमको निकालना है तो परिणामी क्या होगा, परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से निकलेगा, ऐसे। ठीक, यहां से इसको मिला दें और यहां से इसको मिला दें। ये हो गया हमारा क्या, ई एल, और ये हो गया ई आर, और ये हो गया इनके बीच का कालांतर फाई। ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे यदि प्रेरक का वोल्टेज क्या हो, ई एल, और प्रतिरोध का वोल्टेज क्या हो, ई आर हो, तो अगर हम प्रेरक के वोल्टेज को ई एल और प्रतिरोध के वोल्टेज को ई आर मान लें, ठीक है, तो इन दोनों वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज ई क्या होगा, ये इनका परिणामी होगा। ई का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे ई को, ठीक है। तो दोनों वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज, दोनों का परिणामी वोल्टेज E इक्वल टू करड़ी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इन दोनों वोल्टेज का जो परिणामी वोल्टेज ई है उसका मान पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। ओम के नियम से अगर हम देखें, ओम के नियम से वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू प्रतिरोध, यही होता है ना। ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू आर, यही होता है। तो आर सर्किट की अगर हम बात करें तो आर सर्किट का वोल्टेज क्या है, ई आर, तो V के जगह हम क्या लिखेंगे, ई आर। ठीक है, धारा क्या होगी I और प्रतिरोध क्या होगा R। ओम के नियम से ये हो जाएगा किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। ठीक है, यही नियम अगर हम प्रेरक के भी लिए लागू करें तो प्रेरक का वोल्टेज क्या है, ई एल, तो ई आर की जगह हो जाएगा ई एल बराबर, करंट दोनों में सेम होगा। ठीक है, बट प्रेरक का जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सएल से। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, एक्सएल। जब एल परिपथ आप पढ़ेंगे ना तो उसमें देखिएगा बताया गया है कि एल परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसे हम एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, वो है एक्सएल। तो ये हो गया हमारा प्रेरक के लिए। ठीक है, ये दोनों मान
इस फॉर्मूले में रखिए, तो जब दोनों मान इसमें रखेंगे तो E बराबर क्या होगा, करड़ी में रखिए यहां पर ये हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ई आर का स्क्वायर है और ई आर का मान इतना है तो इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस ई एल का होल स्क्वायर, और ई एल का मान इतना है इसका भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए E इक्वल टू रूट, देखिए आई का भी स्क्वायर हो गया, इसको अलग अलग कर लीजिए, आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, प्लस यहां भी वही हुआ आई का स्क्वायर इंटू एक्सएल का स्क्वायर। आई स्क्वायर को कॉमन करके करड़ी से बाहर करें तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अंदर क्या बचा करड़ी में, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आई को अगर हम इधर भेजें तो ई बटा आई बराबर हो जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहां पर ई क्या है, परिणामी वोल्टेज है और आई धारा है, यानी परिणामी वोल्टेज बटा धारा। अगर ओम के नियम से देखें तो आई को अगर इधर भेजे तो भी बटा आई बराबर क्या होता है, आर, यानी वोल्टेज बटा धारा बराबर प्रतिरोध। यहां भी वही है, वोल्टेज बटा धारा, तो इसका भी अनुपात किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के। किसके बराबर, प्रतिरोध के। लेकिन हम उसे प्रतिरोध न कह करके किसी और नाम से हम उसको जानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको प्रतिरोध कहेंगे तो केवल आर परिपथ की बात हो जाएगी, और यदि उसे हम प्रेरकी प्रतिघात कहेंगे तो केवल एल परिपथ की बात हो जाएगी। यहां पे दोनों लगे हुए हैं तो हमें किसी अन्य नाम से इसको, इस प्रतिरोध को प्रदर्शित करना होगा, उससे हम कहते हैं प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, जेड से, जेड से। तो जेड बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये हो गया एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, जहां जेड को परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा कहते हैं। ये परिपथ की क्या हो गई, प्रतिबाधा हो गई। ठीक है, तो हम एल आर परिपथ का प्रतिबाधा कैसे कैलकुलेट किए, समझ में आ गया आपको? देखिए ध्यान से, अगर एल आर परिपथ पूछता है कि एल आर परिपथ क्या होता है, एल आर परिपथ किसे कहते हैं, तो आप यही लिखें, जब किसी परिपथ में केवल प्रेरक और प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसे एल आर परिपथ कहते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि एल आर परिपथ में कालांतर कितना होता है, या धारा और वोल्टेज के बीच कला में अंतर कितना होता है, तो देखिए एल आर परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच, ये धारा वाली दिशा है और ये वोल्टेज की दिशा है। ठीक है, दोनों के बीच देखिए, एल आर परिपथ की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एल आर परिपथ में ये हो गया क्या, आई धारा की दिशा, और यही दिशा प्रतिरोध की भी, वोल्टेज की भी दिशा है, और ये हो गया प्रेरक के वोल्टेज की दिशा। केवल प्रेरक के परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच 90 अंश का कालांतर होता है, लेकिन यहां पर एल आर परिपथ है, दो दो चीजें लगे हैं, तो यहां पर कालांतर क्या हो गया, फाई, और इस फाई का मान हम कैलकुलेट करेंगे अभी कितना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कालांतर। क्यों? क्योंकि दोनों जो वोल्टेज हैं ई एल और ई आर, दोनों वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज है ई, और इस वोल्टेज से धारा की दिशा ये है, कितने डिग्री पे, 5 डिग्री पे। तो इस फाई का जो मान होगा वही एल आर परिपथ के वोल्टेज ई और धारा के बीच कालांतर होगा। ठीक है, तो एल आर परिपथ का कालांतर क्या है, फाई है। क्या है, फाई है। केवल एल परिपथ में अगर हम कालांतर पूछते तो 90 डिग्री था। एल परिपथ जाकर देखिए, वहां पे एल परिपथ में धारा 90 डिग्री पीछे चलती है और वोल्टेज आगे चलता है।
ठीक, आर परिपथ में दोनों समान दिशा में चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज हम निकालेंगे, और वह वोल्टेज धारा की दिशा से कितने डिग्री पे है, 5 डिग्री पे। यही फाई एल आर परिपथ के वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर होगा। इसी फाई का मान हमको ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या किए, प्रतिबाधा निकाले। प्रतिबाधा, क्योंकि प्रतिबाधा भी पूछता है कि प्रतिबाधा एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, एक एल और एक प्रतिरोध दोनों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ेंगे, जिसका वोल्टेज इतना है, स्रोत का वोल्टेज इतना है, ठीक। यदि प्रेरक का वोल्टेज EL और प्रतिरोध का वोल्टेज ER हो, दोनों के वोल्टेज अलग अलग है ना, इसका EL इसका ER, और दिशा भी दोनों के देखिए डिफरेंट। प्रतिरोध का जो वोल्टेज है वो धारा की दिशा में है, प्रेरक का जो वोल्टेज है धारा से 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो इन दोनों को यहां पर हमने बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज निकालेंगे E, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ER का मान ओम के नियम से ये होगा, EL का मान ओम के नियम से ये होगा। दोनों मान इसमें रख करके हल करेंगे, फिर I कॉमन होगा, I को इधर भेजेंगे, E बटा Z होगा, E बटा I होगा, और E बटा I भी क्या है, एक प्रतिरोध है। उस प्रतिरोध को हम कहते हैं प्रतिबाधा Z। तो ये LR परिपथ की प्रतिबाधा हो गई, ठीक है। LR परिपथ में जो बाधा उत्पन्न होगा वो क्या है, Z, जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। अब बात आई कि LR परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर कितना होगा, कालांतर कैसे निकालेंगे, तो देखें, LR परिपथ का कलांतर, कलांतर अगर पूछता है कि इसका कलांतर कितना होगा, तो कलांतर के लिए यानी हमें फाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और फाई की वैल्यू यदि हमें निकालना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि वोल्ट EL और ER दोनों ट्रिग्नोमेट्री के एक फार्मूले में आ जाए, ठीक है। तो वो क्या है, tan फाई, क्या है, tan फाई अगर आप लेते हैं तो tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, EL, और आधार क्या है, ER, ठीक। फिर देखिए, tan फाई बराबर EL, EL का मान देखिए निकाला गया ऑलरेडी, IXL, ठीक। और ER का मान है I इंटू R, I क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो tan फाई हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा XL बटा R, ये हो जाएगा। यहां अगर XL की वैल्यू दी गई है, प्रेरकी प्रतिघात का मान दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है LR परिपथ में, तो उसका यहीं से आप कालांतर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर XL की वैल्यू नहीं दी गई है तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि XL का जो मान होता है वो होता है ओमेगा L, तो आप चाहें तो यहां ओमेगा L भी लिख सकते हैं। tan फाई बराबर हो जाएगा ओमेगा L बटा R, यहां से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ओमेगा और L का मान नहीं पता है, कुछ और दिया, आवृत्ति दिया है, LR परिपथ में आवृत्ति दी गई है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, जहां f आवृत्ति है, यहाँ f का मान रख के ओमेगा निकाल लेंगे, यहाँ ओमेगा रख करके फाई निकाल लेंगे, ये भी यहां रख सकते हैं। tan फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई f बाई r। तो देखिए यहां पर तीन कंडीशन है फाई निकालने का, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, ठीक है। और यदि L और R दोनों के वोल्टेज दिए हैं और सीधे कालांतर पूछे तो वोल्टेज
एल का वोल्टेज और आर के वोल्टेज को रख करके भी आप कालांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कालांतर निकालने का सूत्र है। ठीक है, एलआर परिपथ में ध्यान रखिएगा, एलआर परिपथ में अगर कालांतर निकालना है तो ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रेरक का वोल्टेज दिया हो, प्रतिरोध का वोल्टेज दिया हो और एलआर परिपथ में कालांतर पूछ रहा है तो वोल्टेज, प्रेरक का वोल्टेज और प्रतिरोध का वोल्टेज रख करके हल कर दीजिए, फाई का मान आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेरक का प्रतिरोध एक्सएल का मान दिया हो, प्रतिरोध का मान दिया हो और कालांतर पूछे तो डायरेक्ट इस पे रख के निकाल दीजिए। मान लीजिए कोणीय वेग दिया हो, प्रेरक का मान दिया हो, तो कोणीय वेग और प्रेरक दिया हो कि हाँ ओमेगा और एल का मान रख के एक्सएल निकाल लीजिए, एक्सएल का मान यहां रख दीजिए, आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। अगर आवृत्ति दिया है तो ये वाला फॉर्मूला अपना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से एलआर परिपथ में हम कालांतर ज्ञात कर सकते हैं और एलआर परिपथ का प्रतिबाधा इतना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब परिपथ में केवल प्रेरक और प्रतिरोध जुड़ा हो तो उस परिपथ को हम एलआर परिपथ कहते हैं और ऐसे परिपथ का प्रतिबाधा हम इस प्रकार से निकालते हैं और कालांतर इस प्रकार से निकालते हैं। ये ध्यान रखना कि एल परिपथ का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे और आर प्रतिरोध का वोल्टेज और धारा समान कला में होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।